सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 1 मार्च को। तो हर साल 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो नागरिक सुरक्षा के महत्व और दुर्घटनाओं या आपदाओं की स्थिति में रोकथाम के लिए उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों को एकजुट करना। और आपको याद है अभी 1 मार्च को ही हमने शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया था। तो 1 मार्च को ये 2 डे हो गए आपके, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते आगे। तो जय हिंद साथियों। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको वो सब मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और वो भी इतने कम टाइम में। इसमें डेली करंट अफेयर्स तो आपको मिलेंगे ही सही, साथ ही में अभी हाल ही में हुए एग्जाम्स में पूछे गए 5 स्टैटिक और 5 साइंस के प्रश्न भी मैं आपको कराऊंगा। लास्ट डे के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे, और 2022 के या यूं कहूं कि लास्ट 6th मंथ के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करेंगे। और इन सभी की प्रैक्टिस के लिए आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे इनकी क्यूज भी आपको बना करके दूंगा, इनकी पीडीएफ भी आपको बना करके दूंगा, और ये सब कुछ मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री में। और इतना सब कुछ ये हम कवर करेंगे, वो भी मात्र 20 से 25 मिनट की क्लास में। तो अगर वीडियो में वाकई पहली बार है तो एक बार क्लास का डेमो जरूर लें, और फिर उसके बाद मुझे बताना आपको क्लास कैसी लगी। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फिर बताइए हाल ही में किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा भारत। तो अभी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल ने भारत को दूरसंचार सुधारों और सक्षम नीतियों पर बेहतरीन कार्य करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, भारत से मैं आपको याद दिलाऊं, अभी भारत को 2022 से लेके 2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया था। अभी जनवरी की ही बात है, अभी रोम में आयोजित हुई थी अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह, उसके 12वें सत्र में भारत को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और अगर आपको याद हो तो भारत को 2023 से लेके 2025 के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था। और इसी तरह से आपको याद हो तो भारत को 2021 से लेके 2025 के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया था। तो इस तरह से भारत अभी न्यूज में था, तो ये ध्यान रखना पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए बताइए कौन सा देश गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेगा। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया के 2 यूनिवर्सिटीज हैं, एक है डिकेन यूनिवर्सिटी और दूसरी है वोलोंगोग यूनिवर्सिटी, और ये गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेंगे। और इस तरह से आप कह सकते हो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में कैंपस स्थापित करने वाले ये पहली विदेशी शिक्षा संस्थाएं होंगी। अच्छा, गिफ्ट सिटी में गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। और अगर आपको याद हो तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ये गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलैटरल एजेंसी बनी थी। अच्छा, बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल कैनबेरा हो गई, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया आप जानते हो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ये, इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला जिसे कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ ये आपको मिलेगी यहीं पे, जिसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। और यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनसे कहते हैं डाउन्स घास के मैदान। गिब्सन मरुस्थल वो आपको यहीं पे मिलेगा। और याद रखना 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। 2032 के जो समर ओलंपिक्स होंगे वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और 2023 में जो क्वाड समिट होगी वो भी होगी ऑस्ट्रेलिया में। और हाँ, अभी अगस्त 2023 में जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास होगा वो भी होगा ऑस्ट्रेलिया में। अभी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर है एरॉन फिंच, उन्होंने संन्यास ले लिया। अभी आपने पढ़ा था आईसीसी T20 वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तहलिया मैकग्रॉ को, ये ऑस्ट्रेलिया की है। और अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रमों में किस भारतीय भाषा को शामिल किया गया, तो आंसर होगा पंजाबी भाषा को। और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर की मूर्ति लगाई गई? बेलिंडा क्लार्क। और एक लीसा स्टालेकर का नाम याद रखना, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है ये। ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? एक तो ऑस इंडेक्स करते हैं, एक अभी काकाडू एक्सरसाइज भी किया था हमने डार्विन ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया पिच ब्लैक नाम की एक्सरसाइज का आयोजन करता है जिसमें भारत पार्टिसिपेट करता है। और कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि काल गुरली और कुलगार्डी क्या है,
ये ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानें हैं। तो ये नाम ध्यान रखना, आप पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2023 तक किस राज्य में 2 दिवसीय बाजरा उत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा बिहार। तो बिहार के भोजपुर में 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2023 तक बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण जो हमारे उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस ने किया। आपको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और बताओ किस राज्य सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा उड़ीसा सरकार ने। अभी आपको पता है बजट में बाजरे को श्री अन्न कहा गया। और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हैदराबाद में, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च। और इसी को इसके उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर के रूप में अभी घोषित किया गया। तो ये पॉइंट्स याद रखना। बाकी बात बिहार की है तो ये रहा मैप में बिहार। देखो इसकी कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, अभी नए गवर्नर बने थे राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। और याद रखना अभी चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया था? मैथिली ठाकुर को। ये बिहार की लोक गायिका है। और अगर पूछे कि देश के सबसे बड़े रबड़ डैम का उद्घाटन कहां किया गया? गया बिहार में। अभी बिहार विभूति सम्मान मिला था रोहित कुमार को। और अभी बिहार के लंगट सिंह कॉलेज के ऑस्ट्रोलैब को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। वैसे बिहार में 2 स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी और एक बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है वो। और आप जानते हो देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया था? पूर्णिया बिहार में। और भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको बिहार में ही मिलेगा, जिसको कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, किस राज्य ने अभी सिंधु नदी डॉल्फिन को अपना एक्वेटिक एनिमल यानी कि राजकीय जलीय जीव घोषित किया था? इस प्रश्न का उत्तर दो आप कमेंट बॉक्स में। वैसे भारत का पहला नेशनल रिसर्च सेंटर कहां खोला जाएगा? पटना में, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। और बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे लंबी शयन मुद्रा में लेटी हुई सबसे लंबी मूर्ति बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई है 100 फीट। बाकी बिहार दिवस ये 22 मार्च को मनाते हैं, जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे होता है। यहीं पे आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क मिल जाएगा, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को किस शहर में शुरू किया गया? तो आंसर होगा श्रीनगर। तो एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को अभी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुरू किया गया। तो एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस ये अभी श्रीनगर में शुरू हुई है, जिसमें एक महिला सहित 29 साइकिल चालक इस तरह की पहली साइकिल दौड़ के लिए रवाना हुए हैं। इसकी लंबाई कितनी होगी? 3000 किलोमीटर के ऊपर है, लगभग आप मानो 3651 किलोमीटर। ये रेस शुरू तो श्रीनगर में हो रही है, खत्म कहां पे होगी? कन्याकुमारी में होगी। तो इस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप को अभी 1 मार्च को ही शुरू किया गया। और मैं आपसे पूछूं, एक वर्ल्ड बाइसिकल डे भी होता है, वो होता है 3 जून को। एक इंडियन साइकिलिस्ट का नाम अभी न्यूज में था, स्वस्ति सिंह उनका नाम है। क्यों न्यूज में था? अभी 30वां एकलव्य पुरस्कार जीता था उन्होंने। और आप जानते हो 2022 में एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट कौन बने थे? तो आंसर होगा रोनाल्डो सिंह। और इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगटीसी नदी है, ये आपको मिलेगी चाइना में। चाइना का जो शंघाई शहर है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। और अभी एशिया का सबसे लंबे दांत वाले हाथी का भी मौत हो गया, निधन हो गया, उसका नाम था भोगेश्वर। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में A.M. अहमदी का निधन हो गया। वे क्या थे? वे मुख्य न्यायाधीश थे। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस रहे A.M. अहमदी का अभी 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 1994 से 1997 तक भारत के चीफ जस्टिस रहे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान 232 फैसले सुनाए और 811 बेंचों का हिस्सा रहे। और वैसे अभी हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? D.Y. चंद्रचूड़ हैं। पूछेंगे कौन से नंबर के हैं, तो 50वें नंबर के हैं। और निधन की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको रिवाइज कराता हूं जिनका हाल ही में निधन हुआ। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, गुजरात के पूर्व राज्यपाल रहे O.P. कोहली का निधन हो गया। अभी पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। अभी प्रसिद्ध पार्श्व गायिका रही वाणी जयराम का निधन हो गया। ये तमिलनाडु से थी। और इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी 2023 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। और इसी तरह से
दिलीप महालनोबिस, ओआरएस का जनक इनको कहा जाता है। अभी चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का पद्म विभूषण के लिए इनको चुना गया, इनका भी निधन हो गया। एक डॉक्टर बीवी दोषी यानी कि बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, इनको भी अभी पद्म विभूषण के लिए चुना गया था। और इनका नाम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बात तो ये आर्किटेक्ट थे, ये ध्यान रखना। एक तो 2018 में प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। अभी 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड भी मिला था और अभी 2023 का पद्म विभूषण भी मिला, इसलिए इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो अभी नीलमणि फूकन का भी निधन हो गया, असमिया कवि थे ये। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बताए, ध्यान रखना इनको। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में गुजरात के डीजीपी के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विकास सहाय को। तो आईपीएस अधिकारी हैं विकास सहाय, जिनको गुजरात का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है। वे आशीष भाटिया का स्थान लेंगे। आप जानते हो अभी फिक्की के महासचिव कौन बने? शैलेश पाठक बने। अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये बने हैं राजीव रघुवंशी, और नीति आयोग के सीईओ बने बीवीआर सुब्रमण्यम। तो ये नाम भी न्यूज में थे, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने किसे अपना कप्तान बनाया? तो आंसर होगा मैग लेनिंग को। तो पहली बार होने वाले वुमेन्स प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैग लेनिंग को अपना कप्तान बनाया है, जबकि भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिग्स इनको उप कप्तान बनाया है। और अगर मैग लेनिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टीम ने उनके नेतृत्व में 4 बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। और अभी हमने पढ़ा था मुंबई इंडियंस ने हरमनप्रीत कौर को अपना कप्तान बनाया था। और अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग के ऑक्शन में सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी कौन बनी थी? स्मृति मंधाना बनी थी। और 2-3 वुमेन्स प्लेयर का और नाम याद रखना जो भी न्यूज में थी, जैसे कि दीप्ति शर्मा का नाम न्यूज में था। अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। और अभी 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी? हरमनप्रीत कौर बनी थी। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी? सूजी बैट्स बनी, ये न्यूजीलैंड की हैं। और अगर आपसे पूछे कि अभी राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी किसने जीती? नेट साइवर ने, इंग्लैंड की है। जबकि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती बाबर आजम ने, ये पाकिस्तान के हैं। तो ध्यान रखना ये नाम। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी 1 मार्च 2023 को नागरिक लेखा सेवा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा 47। तो अभी 1 मार्च 2023 को 47वां सिविल अकाउंट्स डे अभी ये नई दिल्ली में मनाया गया। और इस मौके पर मुख्य अतिथि कौन थे? हमारे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी थे। तो भारतीय नागरिक लेखा सेवा यानी कि इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज का गठन कब हुआ था? 1976 में। एक्चुअली में क्या था, पहले जो हमारे सीएजी थे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वे केंद्र सरकार के अकाउंट्स और ऑडिट दोनों को देखता था। फिर 1976 में इस भारतीय नागरिक लेखा सेवा का गठन किया गया, जिसका काम था केवल अकाउंटिंग को देखना, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को ऑडिटिंग का काम दिया गया केवल। वैसे हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। अभी जैसे ही मैंने बोला ना गिरीश चंद्र मुर्मू, आपके माइंड में क्लिक करा होगा कि इनका नाम तो अभी हमने न्यूज में भी पढ़ा था। तो यही तरीका होता है चीजों को पढ़ने का, चीजों को लिंक कर करके पढ़ने का। अब कहां पढ़ा था, थोड़ा और जोर डालो। अभी इनको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया था। और वैसे हमारी CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? अभी भारती दास बनी थी 27वें नंबर की, ये भी ध्यान रख लो। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया? तो आंसर होगा झारखंड। तो याद रखना, अभी एनटीपीसी ने झारखंड के नॉर्थ करणपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना होती है 1975 में। ये एक महारत्न कंपनी है। चलो आप तो ये लिख लो कमेंट बॉक्स में कि कितनी महारत्न कंपनियां हैं हमारे, कितनी महारत्न कंपनी है, कितनी नवरत्न है और कितनी मिनी रत्न है, ये बताओ। वैसे इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं गुरमीत सिंह। आपको याद है अभी एनटीपीसी ने लगातार 6ठे साल ATD बेस्ट अवार्ड 2023 जीता। एनटीपीसी ने ही तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी 13वीं सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की थी। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश।
फिर आपसे पूछा नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने, बोला टिनुबू। फिर आपसे पूछा ईरानी कप के इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने, यशस्वी जायसवाल। फिर आपसे पूछा नासा के विज्ञान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, निकोला फॉक्स को। फिर आपसे पूछा अभी शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया, 1 मार्च को। फिर आपसे पूछा कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किसने जीता, डैनियल मेदवेदेव ने। अगला प्रश्न पूछा प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने, राजेश मल्होत्रा। अगला प्रश्न पूछा किसने काराबाओ कप जीत लिया, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। अगला प्रश्न पूछा भी मुंबई इंडियंस ने वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए किसे अपना कप्तान बनाया, हरमनप्रीत कौर को। और अगला प्रश्न पूछा कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वुमेन्स 20 की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई, तो संभाजीनगर में। अब हम क्या करेंगे, अभी 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने होंगे, इनका क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स में पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल जीता विक्टर एक्सेलसेन ने, और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था जापान की अकाने यामागुची ने। अगला प्रश्न है किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा, तो आंसर होगा अमेरिका ने। अगला प्रश्न है यूनिसेफ दिवस की 2022 की थीम क्या है, ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व बेटर। और कब मनाते हैं ये दिन, 11 दिसंबर को। अगला प्रश्न है अभी किसे 2022 के लिए 25वां साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया, हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू को। अगला प्रश्न है गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने थे, भूपेंद्र पटेल। अगला प्रश्न है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके नाम पे मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा, तो पहले तो आप ये बताओ ये है कहाँ पे, ये गोवा में है। तो गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर पारिकर, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया। फिर बताओ अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया 12 दिसंबर को। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। फिर बताइए किस राज्य के मंदिरों में होने वाली सलाम आरती का नाम बदल के संध्या आरती कर दिया, तो आंसर होगा कर्नाटक। फिर बताओ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला किस शहर में रखी गई, नागपुर में। अब होगा आपका असली टेस्ट, क्या तैयार हैं आप लोग, तो बताइए। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि भारत मुनि सम्मान ये कौन देता है, तो आंसर होगा नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र। कब शुरू किया गया था, 2011 में। और इस अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है मुंबई में 1966 में। किसने की थी, कनक रेले ने। मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक हैं ये। अच्छा देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। अभी देखो 2022 में पूछा गया था एसएससी CHSL में। और पढ़ने का तरीका क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी जैसे ये हम प्रश्न पढ़ रहे हैं स्टैटिक प्रश्न, अब इसी पॉइंट को मैं आपका करंट अफेयर्स से कनेक्ट कर देता हूं। अगर डेली आप करंट अफेयर्स बिल्कुल ध्यान से देखते होंगे तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये कनक रेले का नाम अभी न्यूज में था, इनका भी निधन हो गया कुछ समय पहले ही। ये शास्त्रीय नृत्यिका थी और हमने प्रश्न पढ़ा था इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो मोहिनीअट्टम। तो इस तरह से चीजों को पढ़ना सीखो आप, चीजों को कनेक्ट करना, लिंक करना। बाकी संगीत नाटक अकादमी की बात करें, स्थापना होती है 1953 में। अगला प्रश्न है कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, तो आंसर होगा राखीगढ़ी। ये भी करंट अफेयर से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बन रहा है, तो राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगर राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है और धोलावीरा भी गुजरात में है। और इसी तरह की चीजों के जो एक्सप्लेनेशन है या चीजों को लिंक करके अगर कोई पॉइंट मुझे याद करवाना है, तो वैसे तो इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने डाला है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जो हम स्टैटिक प्रश्न पढ़ेंगे और जो साइंस के प्रश्न पढ़ेंगे, ताकि जब आप वहां पे क्विज लगाओ ना, आज तो आपको याद रह जाएगा, 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब आप चाहोगे कि एक बार फिर से आज शुरू से स्टार्टिंग से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने पढ़े थे अभी 2020 या 2021 या 2022 में आए हुए, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा तो हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने वहां पे दिया है। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन खोलना, वहां पे PYQ स्टैटिक और PYQ साइंस नाम से 2 फोल्डर होंगे। साइंस की लगानी है साइंस के प्रश्न देख लो, स्टैटिक लगानी है स्टैटिक के प्रश्न देख लो। तो एक्सप्लेनेशन दे दिया है मैंने, कहने की बात यह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुल्तान ऑफ जौहर कप का संबंध किस खेल से है, हॉकी से है, मलेशिया में होता है ये। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति को कविता और संगीत से जो जुड़े हुए हैं उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन देखो, आंसर बताओ। तो आंसर होगा इसका रविंद्रनाथ टैगोर जी। सबसे पहले इनको मिला था, पहले भारतीय बने थे, 2013 में मिला था इन्हें साहित्य का गीतांजलि के लिए, और इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले गैर यूरोपीय लेखक बने थे ये। अगला प्रश्न देखो, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई,
अब मान लो आप कहोगे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि अभी 2022 का मिला गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, और डेजी रॉकवेल का नाम भी याद रखना, वो इसकी ट्रांसलेटर थी। अब आप कहोगे यार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला था, ये पूछ लेते तो हम उत्तर कर आते, लेकिन ये पूछ लिया कि कब स्थापना हुई थी, तो यही तो स्टैटिक है बाबू। तो आंसर होगा 2005 में। जो आपके करंट अफेयर से निकलते हैं स्टैटिक, ये नहीं कहते हैं, ये अच्छे प्रश्न है। अब साइंस के प्रश्न भी देखते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं थक्का जमने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्त्राव होना रुक जाता है। थक्का जम जाता है, रक्त का थक्का, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो आंसर होगा कोएगुलेशन यानी कि स्कंदन। अगला प्रश्न है पत्ती का तने जैसा भाग होता है जो पत्ती को तने से जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं, तो डंठल कहते हैं, सबको पता है। अगला प्रश्न भी अच्छा है, मार्बल कैंसर क्या है, तो इसका उत्तर होगा अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन के कारण संगमरमर का जो क्षय होता है, जो उसका जो खराब हो जाता है, उसे मार्बल कैंसर कहते हैं। जैसे मार्बल का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे कि ताजमहल हो गया, जब एसिड रेन होती है तो आपका जो ताजमहल है कैसा हो रहा है, पीला हो रहा है, तो वही है अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर का क्षय मार्बल कैंसर कहलाता है। अच्छा प्रश्न है, ये भी 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कौन सा पौधे मांसाहारी हैं, तो उत्तर बताओ इसमें से, तो वीनस फ्लाई ट्रैप आंसर होगा इसका। और अगला प्रश्न है कि कौन दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, ये भी बढ़िया प्रश्न है, देखो, तो आंसर होगा बी हमिंग बर्ड, ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में प्लीज एक बार शेयर जरूर कर देना। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था माइक्रोसॉफ्ट किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा, तो आंसर होगा हैदराबाद में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और देखो 2 मार्च के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट भी हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें अगर टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है सुनीता देवी ने, कॉन्ग्रेचुलेशन सुनीता। उसके बाद मयंक हैं, गुलशन हैं, पवन हैं और प्रज्ञा है, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और क्विज आप सभी लोग लगाएं तो सभी को बेनिफिट होगा। क्विज की अच्छे से प्रैक्टिस आप करें, टेस्ट लगाएं, आपका रिवीजन होगा। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे मिल जाएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।